गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और मौलिक अधिकारों में दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे अपन, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 और 20 के बारे में अपन ने चर्चा की थी। 21 तक अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद आज अगला आर्टिकल पढ़ना है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 पढ़ने से पहले अगर अपन देखें तो आर्टिकल 21 में एक सब पार्ट जोड़ा गया था, और वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 21 अ। अनुच्छेद 21 क या अ, अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अपन ने कल चर्चा की थी कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार एवं प्राण, या फिर यूं कहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। फिर आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक सब पार्ट जोड़ा गया, वो था अनुच्छेद 21 क। 21 क की अगर बात करें तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह संविधान संशोधन हुआ था। और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 21 क की अगर बात करें अपन तो अनुच्छेद 21 क कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार दिया गया है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि वर्तमान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, और वह उसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यापक प्रावधान किए गए थे, जिसमें आर्टिकल 45 की अगर अपन बात करें, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45 की शब्दावली में भी परिवर्तन हुआ था। और फिर भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क की अगर बात करें, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, उसमें अनुच्छेद 51 क का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उस 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया कि अभिभावक, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो जब वो आगे आएंगे प्रावधान तब पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था सन 2009 में। कब आया था? 2009 में। राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का जो अधिकार है वो कब आया था अस्तित्व में? 2009 में। यानी कि 86वें संविधान संशोधन को या 21 क को प्रभावी तौर पर या लागू करने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो कौन सा था? राइट टू एजुकेशन। इसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए प्रावधान किया था। तो राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ? सन 2009 में। तो ये था आपके सामने दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से समाप्त होता है। उसके बाद अभी 22 बचा हुआ है, एक आर्टिकल बच रहा है। 19 पढ़ा है, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा और अब 22 है। तो नेक्स्ट आपके सामने अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, अगर बात की जाए अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 22 की अगर बात की जाए तो यहाँ से सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछे हैं। अगर एसआई के एग्जाम की अगर बात करें, राजस्थान पुलिस में जो एसआई का एग्जाम लगा था, उस एसआई वाले एग्जाम में पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद पुलिस को अवैध गिरफ्तारी करने से रोकता है या व्यक्तियों को अवैध गिरफ्तारी के चंगुल से बचाता है। तो ये आर्टिकल 22 ही है जो अवैध या मनमानी तौर पर जो गिरफ्तारी की जाती है उसके ऊपर प्रतिबंध स्थापित करता है। यानी कि आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं के संदर्भ में गिरफ्तारी और निवारक निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब अगर बात करें अपन तो इसमें किस प्रकार के प्रावधान है, तो अपन देखें अनुच्छेद 22(1). अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि अगर पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 22(1) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी का कारण जान सकता है वह व्यक्ति। यानी कि गिरफ्तार करने से पूर्व व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले आए और मनमानी तौर पर किसी को भी उठा के ले गए, किसी की भी गिरफ्तारी कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22(1) के तहत कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि किस आधार पर या किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी का कारण पूछने के साथ ही उस व्यक्ति को अपने या अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। नेक्स्ट अगर इसके बाद अपन बात करें तो आर्टिकल 22(2) क्या कहता है। 22(1) आपको समझ में आया होगा। 22(1) अवैध गिरफ्तारी पर प्रतिबंध स्थापित करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है तथा अपने पसंद के वकील से परामर्श करेगा। फिर 22(2) की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है, इस बंदी को यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या बंदी को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो यात्रा समय को छोड़ करके, किसको? यात्रा समय को छोड़कर, मतलब आर्टिकल 22(2) कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होगा। यानी कि 24 घंटे के समय में यात्रा का समय सम्मिलित नहीं होगा, यात्रा समय छोड़ करके 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो अगला आर्टिकल है आपके सामने आर्टिकल 22(3). 22(3) की अगर बात की जाए, यानी कि आपने जो अभी 22(1) और 22(2) पढ़ा है, ये व्यक्तियों को प्राप्त है कि गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना। लेकिन इस आर्टिकल 22(1) और 22(2) के ऊपर प्रतिबंध स्थापित किया गया है। और देखना है प्रतिबंध किस अवस्था में स्थापित किया गया है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है या यूं कहें कोई विदेशी शत्रु तथा
निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम के तहत, निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार, गिरफ्तार। यानी कि आर्टिकल 22(3) कहता है कि कोई विदेशी शत्रु यानी किसी शत्रु देश का व्यक्ति या नागरिक तथा निवारक अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22(2) लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि अगर किसी विदेशी शत्रु तथा निवारक अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, उस व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी। तो 22(3) विदेशी शत्रु तथा निवारक अधिनियम के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उनके ऊपर प्रतिबंध स्थापित करता है। अब यहाँ आया है कि निवारक अधिनियम क्या है। निवारक अधिनियम की अगर बात करें तो निवारक अधिनियम का उद्देश्य अगर देखा जाए तो निवारक अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं है, जबकि निवारक अधिनियम का उद्देश्य है कि संभावित अपराध, संभावित अपराध को रोकना। निवारक अधिनियम का उद्देश्य क्या है? संभावित अपराध को रोकना। यानी कि भविष्य में किसी प्रकार की अपराध की अगर घटना होने की संभावना है और आपको पता है कि इन व्यक्तियों की वजह से वहां पर अपराध हो सकता है तो उनको निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे अपन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(a) निरस्त करने के बाद जिस तरह के वहाँ हालात बने और उन हालात को देखते हुए कि भाई भविष्य में किसी बड़े अपराध की घटना न हो, तो इसके लिए वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन नेताओं को नज़रबंद कर दिया था और वो नज़रबंद किया था निवारक अधिनियम कानून के अंतर्गत ही। यानी कि इस निवारक अधिनियम कानून के तहत अधिकतम सामान्य परिस्थितियों में 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। फिर अलग अलग इसके अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 22(1) अवैध गिरफ्तारी को रोकता है, जिसमें 22(1) कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। निवारक अधिनियम के तहत 22(1) और 22(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो निवारक अधिनियम का उल्लेख अगर देखें अपन तो संविधान का अनुच्छेद 22(4) यानी कि जो अनुच्छेद 22(4) है, इस अनुच्छेद 22(4) में, अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोध कानून का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 4 की अगर बात करें अपन तो अनुच्छेद 4 में निवारक निरोध कानून का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि निवारक निरोध कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं है, दंड देना नहीं है, इसका उद्देश्य दंड देना नहीं है, जबकि जो संभावित अपराध हैं, संभावित अपराध हैं, इस संभावित अपराध को रोकना, इसका उद्देश्य क्या है? संभावित अपराध को रोकना, न कि दंड देना, कि भविष्य में कोई अपराध नहीं हो, उसको रोकने का जरूर प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये था आपका अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि अपन ने 2 अधिकार पढ़ लिए हैं, पहला समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला नंबर 3 आपके पास तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहां पर है?
अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो आर्टिकल 23 की अगर अपन बात करें, आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आपको पता ही है, मध्यकाल या प्राचीन काल की अगर बात करें, आधुनिक काल तक की अगर बात करें, तो भारत में जो वंचित वर्ग था, उस वंचित वर्ग का शोषण बड़े स्तर पर हो रहा था। शोषण के कई सारे प्रकार आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे अगर बात करें अपन तो बेगार प्रथा हो गई, हाली प्रथा हो गई, साकड़ी प्रथा हो गई, दास प्रथा हो गई, बंधुआ मजदूरी हो गई। इस तरह से अलग अलग तरीके से कई प्रकार की प्रथाओं का यहाँ प्रचलन था और उस प्रचलन के आधार पर नागरिकों या व्यक्तियों का शोषण हो रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर प्रतिबंध स्थापित किया था। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में व्यापक तौर पर दास प्रथा का प्रचलन था। कई अन्य राज्यों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, या फिर यूं कहें कि बेगार प्रथा, बेगार या अपने बेगू किसान आंदोलन या बरड़ का नाली क्षेत्र, जो डाबी बूंदी का जो क्षेत्र है, बूंदी में जो किसान आंदोलन हुए थे वो बेगार प्रथा के विरुद्ध ही हुए थे। इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उनको रोकने के लिए आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय यानी कि मानव दुर्व्यापार या सरल भाषा में अपन कहें कि मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार प्रथा प्रतिबंधित यानी कि मानव दुर्व्यापार या योग है मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार प्रथा प्रतिबंधित की गई है अनुच्छेद 23 के तहत। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बेगार प्रथाओं में कौन कौन सी प्रथाएं थी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, दास प्रथा, दास बनाने की प्रथा प्रचलन में थी। अगर देखा जाए मुगल काल में तो अकबर के समय में भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था उसमें भी दास प्रथा के बारे में जिक्र था। फिर अगर देखा जाए दास प्रथा के बाद तो बंधुआ मजदूरी की बात की जाए तो जैसे कि मध्यकाल में सेठ साहूकारों का समय था। जब सेठ साहूकार थे तो वो लोग क्या करते थे, लोगों को कर्ज देते थे और कर्ज के बदले उस परिवार का एक व्यक्ति या परिवार का एक सदस्य उस सेठ के वहां बिना वेतन के कार्य करता था या फिर न्यूनतम वेतन पर कार्य करता था। वो बेगार प्रथा कहलाई थी। बंधुआ मजदूरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख ली कि 1 साल का इतना रुपया पे किया जाएगा और 1 साल तक आपको यहाँ कार्य करना है, तो वो बांध के रखा जाता था। दास प्रथा में युद्ध में जीते हुए जितने भी लोग थे उनको दास बना करके रखा गया था। जिस तरह से आगे अगर देखें अपन तो एक थी हाली प्रथा राजस्थान में ही प्रचलन थी। ये भी बंधुआ मजदूरी की तरह ही थी, कुछ नहीं, इसमें भी वही समान प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है साल भर तक व्यक्ति कार्य करेगा। हाली प्रथा राजस्थान में प्रचलन में थी। फिर अगर देखा जाए तो एक थी आपके सामने सागड़ी प्रथा। ये सब शोषण के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रथाएं हैं जिनके नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक थी आपके सामने चौथान कर। ये कोटा रियासत में लागू था। राजस्थान की अगर बात करें तो कोटा रियासत में ये लागू था। और चौथान कर की अगर बात की जाए तो चौथान कर कोटा रियासत में महिलाओं के क्रय विक्रय पर, महिलाओं के क्रय विक्रय के संदर्भ में है, क्रय विक्रय को लेकर के लिया जाने वाला कर था। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो बंधुआ मजदूरी या बेगार प्रथा के संदर्भ में संविधान में व्यापक प्रावधान था और इसको ही मद्देनजर रखते हुए एक कानून बनाया गया और उस कानून का नाम है बंधुआ मजदूरी अधिनियम। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 ईस्वी में आया था। आपको यह ध्यान रखना है। यानी कि बेगार प्रथा
और मानव का क्रय विक्रय या मानव दुर्व्यापार आर्टिकल 23 के तहत बेगार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। और इसी आर्टिकल 23 में जो बंधुआ मजदूरी है, उस आर्टिकल 23 को आधार मानते हुए बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आयु का है 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला आर्टिकल है आपके सामने अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया था बाल श्रम प्रतिबंधित, बाल श्रम निषेध या बाल श्रम प्रतिबंधित, बाल श्रम निषेध या बाल श्रम प्रतिबंधित, यानी कि आर्टिकल 24 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध या प्रतिबंधित किया गया है। और इस आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम, किस वर्ष से, 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में न लगाए, जोखिम भरे कार्यों में न लगाए। यानी कि आर्टिकल 24 की अगर बात करें तो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर या यूं कहें बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। और बाल श्रम में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बालक हैं उन बालकों को कल कारखाने, होटल, रेस्टोरेंट या यूं कहें अन्य जो जोखिम भरे कार्य हैं उन जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया जाता है तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब किसी भी परिस्थिति में आप ऐसा आधार नहीं दे सकते हो कि आर्थिक आधार पर कोई, जैसे मान लिया जाए कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो आर्थिक स्थिति खराब होने के चक्कर में आप उनको वहां लगा दो और बोल दो कि प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ के संचालन हेतु आजीविका कमाएगा, आजीविका कमाने का अधिकार दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 24 में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और इसी को आधार मानते हुए एक एक्ट पारित किया और वो एक्ट है बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, जिसके तहत वर्तमान में बाल श्रम क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, अपन मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकार आप सभी को पता ही है, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार दिया गया था कौन सा? समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है, इस समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक था, जिसमें आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया था विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। फिर आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15, जिसमें 15(1) में कहा गया था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान एवं मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बताया था 15(2), अनुच्छेद 15(2) में कहा गया था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 15(3) की बात करें तो 15(3) में कहा गया था कि राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। फिर 15(4) की अगर बात की जाए तो 15(4) में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण था। फिर 15(5) की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण। 15(6) की बात करें तो EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया गया था।
फिर अनुच्छेद 16 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 16 में कहा गया था कि लोक नियोजन के अवसर में समानता, और फिर आर्टिकल 16 के अलग अलग पार्ट दिए गए थे। फिर अनुच्छेद 17 बताया था, जिसमें बताया था आपको आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और आर्टिकल 18 में बताया था कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 था। फिर दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक था, और अनुच्छेद 19 में अगर देखा जाए तो मूल संविधान में 7 प्रकार की, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें कहा गया था अनुच्छेद 19(1) वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2) बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(3) राजनीतिक दल, संघ, समुदाय एवं सहकारी संस्थाओं के गठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(4) की बात करें तो अनुच्छेद 19(4) में कहा गया था कि निर्बाध रूप से पूरे भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19(5) की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 19(5) में कहा गया था कि पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। फिर छठा संपत्ति का अधिकार था, जिसे निरस्त कर दिया। फिर 7वां या वर्तमान में कहें छठा मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(f)(g) की अगर बात की जाए आर्टिकल 19(g) तो आजीविका या व्यवसाय का अधिकार। फिर अनुच्छेद 20 में की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में कहा गया था कि दोष सिद्धि में संरक्षण, जिसमें 20(1) में कहा गया था कि प्रचलित विधि का उल्लंघन करने पर ही दोषी पाया जाएगा कोई भी व्यक्ति। फिर 20(2) की अगर बात की जाए तो दोहरा दंड निषेध होगा, मतलब एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 22 में कहा गया था कि निवारक निरोध एवं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध। इसके बाद पढ़ा था अपन ने अनुच्छेद अगला नंबर 3, तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ा था अपन ने शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24, जिसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया था कि मानव दुर्व्यापार एवं बेगार प्रथा प्रतिबंधित, और बेगार प्रथा प्रतिबंधित के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया था 1976 में। उसके बाद अनुच्छेद 24 में पढ़ा था अपन ने कि बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया कि बाल श्रम प्रतिबंधित होगा। और इसी में एक अधिनियम जोड़ा गया और वो था बाल श्रम निषेध एवं निवारण अधिनियम 1986। तो ये 3 मौलिक अधिकार अपन ने पढ़ लिए हैं, और अगला अपने पास चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसका उल्लेख किया गया है, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।